बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था आर्मेचर रिएक्शन को, और लास्ट वीडियो में मैंने इसको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को भी डिस्कस किया था कि ये आपका जो मेन फ्लक्स होगा उसको 10% ये डिक्रीज कर लेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, किस तरह डिक्रीज करेगा, वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, अब हमारे पास जो ये हमारे पास ब्रशेस जो होते हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको आपने इस तरह करना है कि न्यूट्रल जोन में रखना है। न्यूट्रल जोन किसको कहते हैं वो भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल के साथ। तो इन ब्रश को आपने न्यूट्रल जोन में रखना है। ओके, न्यूट्रल जोन में इसको आपने रखना है जहाँ पे आपका फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। अच्छा, न्यूट्रल जोन में हम इसको क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे पास न्यूट्रल जोन में जो वी प्लेस द ब्रशेस एट द न्यूट्रल जोन जस्ट टू रिड्यूस आर्किंग। ओके, आर्किंग को रिड्यूस करने के लिए एंड टू रिड्यूस द हाई वोल्टेज फ्लैश ओवर। हाई वोल्टेज की वजह से जो फ्लैश ओवर आपके पास आता है उसको मिनिमाइज कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रशेस को न्यूट्रल जोन में रखते हैं। एंड वी आल्सो प्लेस द ब्रशेस एट द न्यूट्रल जोन टू रिड्यूस द आर्किंग, between what, between commutator and brushes. अच्छा, कमोटेटर एंड ब्रश, अच्छा मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट नॉट इन लास्ट वीडियो, उससे पहले कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि ब्रश को हम वैसे कार्बन ब्रश यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम हम इसमें सर कर लेते हैं कि थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट ऑफ कॉपर को भी इसमें ऐड कर लेते हैं फॉर गुड कंडक्शन। अच्छा, तो ये तो प्रॉब्लम्स हो गए। अब हम यहाँ तक हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इसका ऑपरेशन हमने किस तरह करना है, यानी आर्मेचर रिएक्शन हमारे पास आ जाए तो उसको हमने किस तरह मिनिमाइज करना है। तो लास्ट टाइम हमने इन डायग्राम्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को आपने किस तरह कम करना है। अगर आपके पास लोड कांस्टेंट है, ओके, आपके पास लोड कांस्टेंट है, तो जब लोड कांस्टेंट होगा तो इट मीन्स कि क्या होगा, इट मीन्स कि आपका करंट दैट इज आई एल, लोड करंट दैट्स विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, वो भी आपका कांस्टेंट होगा। जब आई एल आपका कांस्टेंट होगा तो इट मीन्स कि आपका आर्मेचर करंट कांस्टेंट होगा। तो जब आर्मेचर करंट आपका कांस्टेंट होगा तो इट मीन्स कि आपका जनरेशन जो है वो कांस्टेंट हो रही है। जनरेशन कांस्टेंट हो रही है, इट मीन्स कि आपका जो इंड्यूस करंट है वो कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब इंड्यूस करंट आपका कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स कि आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज बी, वो भी कांस्टेंट है। अच्छा, ये क्यों कांस्टेंट है? एज वी नो दैट फ्लक्स डेंसिटी बी आपका इक्वल है म्यू एन आई। तो जब करंट कांस्टेंट होगा तो इट मीन्स कि फ्लक्स डेंसिटी भी आपके पास कांस्टेंट है। तो इट मीन्स कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस है, ये जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस है, ये मेरे पास कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्साइटेशन भी दी है इसको, और ये मेरे पास नॉर्थ पोल है। ओके, तो इट मीन्स कि मेरे पास लाइंस आउट फ्रॉम दिस वाइंडिंग आ रही है। इसको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। नॉर्मली हम करते हैं डीसी सप्लाई इन एक्साइटेशन को हम देते हैं। ये लास्ट वीडियोस में मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से यहाँ पे आपके पास लॉट्स ऑफ फ्लक्स लाइंस बनेंगी। यहाँ पे आपके पास the number of flux line will get decrease and the number of flux line at this region will get increase. So, or you can say that the number of flux line will increase at the trailing pole tip. This is known as trailing pole tip, और ये आपका लीडिंग पोल टिप है इन केस ऑफ जनरेटर। लीडिंग पोल टिप, अगर आपका रोटेशन इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आपका जो होगा ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप होगा, ये आपका लीडिंग पोल टिप होगा।
अच्छा, अब लोड आपका कांस्टेंट है। जब लोड आपका कांस्टेंट है तो इट मीन्स कि आपका जो फ्लक्स लाइंस है वो कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका इंक्रीज इन फ्लक्स आएगा वो कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं होगा। वो कब वेरी होगा? वो तब वेरी होगा जब आपका लोड वेरी होगा। लेकिन लोड हमारे पास कांस्टेंट है, तो इट मीन्स कि ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस वो कांस्टेंट आ गए। अच्छा, यहाँ तक आपके नंबर ऑफ लाइंस होंगे, तो मैं इस तरह के लेता हूँ कि लेट से ये आपका न्यूट्रल जोन हो गया। इसको मैं इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये आपका न्यूट्रल जोन हो गया, और यहाँ से फिर आपका एक दूसरा वो स्टार्ट हो जाएगा, पोल। वो पोल आपका इस तरह कुछ होगा। दिस इज द साउथ पोल, नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। तो ये आपका न्यूट्रल जोन है। तो यहाँ पे आपने ब्रश रखना है। ओके, यहाँ पे आपने इस तरह ब्रश को रखना है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ब्रश होगा या नेगेटिव ब्रश होगा। ओके, अच्छा, ये तो हो गया एक सोल्यूशन फॉर फिक्स्ड लोड। ओके, लेकिन अब बात आ जाती है कि अगर मेरे पास लोड वेरी हो जाए तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि लोड को कांस्टेंट रख लो, क्योंकि हमारे पास जितने भी जनरेशन होती है, सुबह के टाइम हमारे पास लोड कम हो जाता है, रात के टाइम हमारे पास लोड ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम कस्टमर को तो ये नहीं कह सकते कि आप हम जनरेशन कर रहे हैं लेकिन आपने अपने लोड को कांस्टेंट रखना है, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉसिबल। लोड कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। तो लोड को कांस्टेंट रखना ये इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात यह है कि कस्टमर को भी थोड़ा अजीब सा लगेगा कि मेरी डिमांड तो यही है कि आपने मुझे जनरेशन देना है, चाहे मैं कुछ भी कोई भी चीज़ कनेक्ट कर लूँ अपने यही, या चाहे मैं लोड को इंक्रीज़ कर लूँ या डिक्रीज़ कर लूँ, आपने मुझे जनरेशन देना है। तो अब अगर लोड मेरे पास वेरी होगा तो फिर हमने क्या करना है? तो सोल्यूशन टू की तरफ आ जाते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के सोल्यूशन टू की तरफ। अच्छा, इसको हम इस तरह भी डिक्रीज कर सकते हैं, यानी एन नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको हम इस तरह भी डिक्रीज कर सकते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द रिलक्टेंस। रिलक्टेंस किसको कहते हैं? एक्चुअली हमारे पास इस तरह होता है कि मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में होगा तो कोई करंट नहीं होगा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपका करंट जो है वो दैट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन को जो हर्डल्स आएंगी, रास्ते में जो भी हर्डल्स आएंगी, उनको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस होते हैं। इन फ्लक्स लाइंस को जो सामने हर्डल्स आएंगी उनको हम क्या कहते हैं? रिलक्टेंस कहते हैं। ओके, और ये रिलक्टेंस आपका होता है L बाई म्यू ए। इट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड इट डिपेंड ऑन द एरिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह कर लूँ कि नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह कर लूँ कि रिलक्टेंस को इंक्रीज कर लूँ। रिलक्टेंस को आप इस तरह भी इंक्रीज कर सकते हो कि आप यहाँ पे कोई मटेरियल यूज कर लो जिनका जिनका कोई और मटेरियल यूज कर लो जिनका म्यू जो है वो काफ़ी कम हो। तो जब म्यू कम होगा तो आपका रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। या हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि लेंथ और एरिया को इस यहाँ पे हम एरिया को डिक्रीज कर लेते हैं, जो इन्होंने किया है। यहाँ पे आप देख लो तो एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो जब एरिया डिक्रीज होगा तो इट मीन्स कि आपका रिलक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पोल टिप पे आप इस तरह कर लो कि रिलक्टेंस को इंक्रीज कर लो, जिसकी वजह से आपके फ्लक्स लाइंस डिक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज दी सेकंड सोल्यूशन। ओके, थर्ड सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड सोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, इसको आपने केयरफुली गौर से सुनना है, क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछते हैं और मोस्टली हम नॉर्मली इस सोल्यूशन को यूज़ भी करते हैं। थर्ड सोल्यूशन में हमने क्या करना है? थर्ड सोल्यूशन में हमने वी विल यूज़ दी कंपनसेटिंग पोल्स। ओके, कंपनसेटिंग पोल्स क्या होते हैं उसको डिस्कस कर ले। कंपनसेटिंग पोल्स, और इसको हम इंटरपोल्स भी कहते हैं। इंटरपोल्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि एक पोल यहाँ पे डाल लेते हैं, और ये पोल ऑपोजिट होगा। दिस इज नॉर्थ, तो ये आपका साउथ होगा। और ये आपने ट्रेलिंग साइड पे डालना है, जनरेटर में आपने इसको ट्रेलिंग साइड पे डालना है। ये ऑपोजिट होगा इन केस ऑफ मोटर, एंड दैट्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अच्छा, यहाँ पे क्या करने आपने? तो एज वी नो दैट यहाँ पे जो फ्लक्स लाइन होंगी वो इन टू दिस पोल होंगी, इस डायरेक्शन में।
सो यहाँ पे जब फ्लक्स लाइन इंक्रीज होंगी तो ये जो इस इंटर पोल है कम्यूटेटिंग पोल, ये उनके फ्लक्स लाइन इन फ्लक्स को कैंसल आउट करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे फ्लक्स लाइन डिक्रीज हो जाएंगे और आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अगर मैं लोड को इंक्रीज कर लूँ तो इट मीन्स कि मेरे पास ये करंट इंक्रीज होगा, तो ये जब ये करंट इंक्रीज होगा तो इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स लाइन और इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर ये तो कांस्टेंट होंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग इसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ आर्मेचर के साथ। जब आपका लोड इंक्रीज होगा तो इट मीन्स कि आपका लोड करंट इंक्रीज हो गया, तो इट मीन्स कि आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज हो गया। तो जब ये करंट इंक्रीज होगा तो इट मीन्स कि ये इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है ये पोल, तो यहाँ पे भी करंट आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जब करंट इंक्रीज होगा जिसकी वजह से आपके फ्लक्स लाइन इंक्रीज होंगे, तो इट मीन्स कि ये फ्लक्स लाइन भी आपके पास इंक्रीज हो जाएंगी, ये ऑपोजिट फ्लक्स लाइन भी आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि ये करंट इंक्रीज हो गया। क्यों ये करंट इंक्रीज हो गया? बिकॉज दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दी आर्मेचर। तो हमारे पास जब करंट इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास फ्लक्स लाइन भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये फ्लक्स लाइन जब इंक्रीज होंगे तो ये भी इंक्रीज होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से आपका आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, अच्छा, अब फोर्थ सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास सम टाइम इस तरह होता है कि इंडस्ट्री में अक्सर, नॉट इन होम, इंडस्ट्री में अक्सर हमारे पास क्या होता है कि रैपिड ड्यूटी रैपिड हैवी ड्यूटी ऑपरेशन होते हैं। अच्छा, और इट मीन्स कि आपका जो इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, दैट इज इन स्टील मिल जो हो गए वहाँ पे अक्सर ये मसले आते हैं। रेलवेज में अक्सर आते हैं, रेलवेज जो होते हैं वहाँ पे भी अक्सर वो डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं इन रेल इंजन, वहाँ पे भी अक्सर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और रोलिंग मिल्स जो हो गया वहाँ पे भी अक्सर ये प्रॉब्लम आते हैं। क्या प्रॉब्लम आते हैं? आपका प्रॉब्लम ये आता है कि विद इन सेकेंड, यानी विद इन सेकेंड आपका जो ये होगा आर्मेचर, ये कभी एक्सेलरेट होगा, कभी डी एक्सेलरेट होगा, कभी ये आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी बिल्कुल टोटली रिवर्स हो जाएगा, और कभी ये आपका स्टॉप हो जाएगा विद इन सेकेंड। ओके, विद इन सेकेंड ये सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, तो उस टाइम इसको जो आपका ये होता है ना कम्यूटेटिंग पोल, ये उस टाइम उतना आर्मेचर रिएक्शन को इतना वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं कि हम यहाँ पे, ये मेरे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरे पास साउथ पोल हो गया, यहाँ पे एक वाइंडिंग होगी, इस तरह वाइंडिंग होगी जो नॉर्थ पोल को क्रिएट करेगा, और यहाँ पे भी इस तरह वाइंडिंग होगी जो साउथ पोल को क्रिएट करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ होल्स कर लेते हैं इस पोल में, तो होल्स यहाँ पे कर लेते हैं, और ये आपका वाइंडिंग है। तो डॉट मीन्स कि आपका जो करंट है दैट्स कम फ्रॉम आउट फ्रॉम द स्क्रीन, एंड दिस क्रॉस मीन्स के करंट आपका दैट फ्लो इनटू द स्क्रीन। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास दिस इज द आर्मेचर एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास दिस इज द पोल आर्क, तो यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ, होल्स कर लेता हूँ और उसमें आप वाइंडिंग को इंसर्ट कर लेता हूँ, दैट्स वाइंडिंग इज द कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो करंट होगा दैट्स आउट फ्रॉम दी स्क्रीन, सो आपका यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड यू कैन चेक इट थ्रू यूजिंग द राइट हैंड रूल। लास्ट फ्यू वीडियोस में मैंने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि आपने राइट हैंड रूल किस तरह यूज़ करने। तो यहाँ पे आपका ये करंट जो होगा ये इन द एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, दिस करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका इस तरह होगा। सो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका टोटल फ्लक्स कितना है, दैट इज 5C, लेट्स से दैट इज इक्वल टू 10 वेबर। ओके,
अगर इतना फ्लक्स यहाँ पे आपका है तो आपने यहाँ पे इन वाइंडिंग से भी आपने उतना फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, कितना फ्लक्स, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस फ्लक्स, दिस आर्मेचर फ्लक्स। तो यहाँ पे भी आपने इस तरह करना है, यानी यहाँ पे जो वाइंडिंग है उसको, उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस करना है वो भी 10 वेबर ही होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे 10 वेबर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमने इन करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट करना है। यहाँ पे करंट आपका आउट फ्रॉम दी स्क्रीन आ रहा है तो यहाँ पे इन टू दी स्क्रीन जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर लेते हैं, इस तरह यहाँ पे भी हम इस तरह क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पे करंट आपका ऑपोजिट होगा टू दिस करंट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ये वाइंडिंग है जो है, इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी टू दिस कंपनसेटिंग वाइंडिंग करंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है कि अगर ये करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है उसको हम इस तरह सीरीज में इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरह ये सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं आर्मेचर के साथ। तो इसके जो डायग्राम होगा वो इस तरह, दिस इज द फील्ड वाइंडिंग, ये आपका जनरेटर हो जाएगा। तो जनरेटर की सीरीज में हम इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को कनेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द सिंपलीफाइड डायग्राम ऑफ दिस डायग्राम। सो दिस इज द कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जिसको मैं CW से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो थ्रू दिस यू कैन मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन, थ्रू यूजिंग द कंपनसेटिंग वाइंडिंग यू कैन मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन। ओके, सो दीज आर द 4 सॉल्यूशन, ये 4 सॉल्यूशन थे, इनके थ्रू आप कंपल्स आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं कम्यूटेशन को। इन लास्ट वीडियो मैंने यूज़ किया होगा वर्ड्स गुड कम्यूटेशन फॉर आइडियल कम्यूटेशन, तो उनका क्या मतलब है तो उनको हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन इन्होंने दिया है कि दिस रिवर्सल ऑफ करंट इन ए कॉइल एज द कॉइल पासेस ए ब्रश इज कॉल्ड कम्यूटेशन, और द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट इन ए कॉइल एट ए यूनिफॉर्म रेट एज द कॉइल पासेस थ्रू पास द ब्रश इज कॉल्ड आइडियल कम्यूटेशन। तो इसको हम फिर आफ्टर दिस टॉपिक वी विल डिफाइन दीज टू स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले आप इस तरह करो कि इसको अंडरस्टैंड कर लो कि कम्यूटेशन होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे दिस इज द रोटर, ओके, and sorry, this is the not rotor, this is the brush and this is the commutator। ओके, ये आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स होंगे। यहाँ पे आपका एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन होंगे, दैट इज मेका इंसुलेशन, उसको हम मेका इंसुलेशन कहते हैं। उसके बाद ये आपका सेगमेंट्स होंगे, दिस इज द कम्यूटेटर सेगमेंट्स, इसको हम कम्यूटेटर सेगमेंट्स कहते हैं। ये सारे, ये आपका सेगमेंट हो गया। उसके बाद मेका इंसुलेशन पे दूसरा सेगमेंट इस तरह। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास ब्रश है, ओके, दिस इज ब्रश। तो ये नेगेटिव ब्रश है तो इट मीन्स कि इसमें करंट इनटू द जाएगा। ये आपका पॉजिटिव ब्रश है तो इट मीन्स कि इसमें करंट आउट फ्रॉम दी कम्यूटेटर आएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लेट से दी आई यूज लैप वाइंडिंग, इसमें मैंने कौन सा वाइंडिंग यूज़ किया, लैप वाइंडिंग मैंने यूज़ की है। और यहाँ पे जो मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स है वो कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ पोल 2 है तो इट मीन्स कि आपके लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितना होंगे, वो 2 होंगे, सही है। तो यहाँ पे एक मेरा पैरेलल पाथ ये हो गया और एक ये पैरेलल पाथ हो गया। इन वाइंडिंग्स में करंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा इस तरह, और इन वाइंडिंग्स में आपका करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस करंट इज IA, तो इट मीन्स कि आपका ये करंट IA डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये भी IA डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पे कंबाइन होने के बाद आपके पास करंट IA आ जाएगा, बिकॉज IA डिवाइड बाई 2 प्लस IA डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू IA। दिस इज द पॉजिटिव ब्रश, तो यहाँ से करंट आउट फ्रॉम दी ब्रश जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा आगे, यहाँ पे मेरे पास जो करंट है वो इस तरह जाएगा कम्यूटेटर सेगमेंट में। तो यहाँ पे करंट आएगा इस तरह, तो यहाँ पे करंट आएगा, तो ये करंट इस तरह फ्लो होगा इस वाइंडिंग में। इसी तरह यहाँ पे करंट आएगा, तो यहाँ पे करंट इस तरह आएगा, तो ये करंट इस तरह फ्लो होगा इन वाइंडिंग में। यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे करंट पहुँचने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से फिर आपके ब्रश में आउट जाएगा। इसी तरह यहाँ पे करंट पहुँचने के बाद यहाँ पे करंट आपका ब्रश में इस तरह जाएगा। सो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा। अच्छा, अब ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, तो अब इसको एक दूसरा डायग्राम है उसके थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा,
सो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो लेट्स से मेरे पास जो करंट है आई ए दैट इज इक्वल टू 40 एम्पियर, तो आई ए डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर आपका एक साइड पे आएगा और 20 आपके दूसरे पैरेलल पाथ में इस तरह जाएगा। सो 20 एम्पियर मेरे पास एक पैरेलल पाथ में आ रहा है और 20 एम्पियर मेरे पास दूसरे पैरेलल पाथ में आ रहा है। दिस इज द पॉजिटिव ब्रश, करंट आउट जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका करंट इस तरह आएगा 20 एम्पियर और यहाँ पे करंट आप ये इस कम्यूटेटर सेगमेंट से कलेक्ट कर लेगा और इस ब्रश में फ्लो करने के बाद यहाँ पे आपके पास 40 एम्पियर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर ये कम्यूटेटर होगा, दिस इज द रोटर, ओके, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा, रोटेट होगा इस तरह, सॉरी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल रोटेट। सो यहाँ पे क्या होगा, रोटेट होगा तो इट मीन्स कि आपका ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, 1 आपका थोड़ा सा आगे आ गया और 2 यहाँ पे ये ब्रश जो है अब 1 और 2 दोनों पे। अच्छा, एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। सो जब आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देख लो तो आपका एरिया इंक्रीज हो गया, तो एरिया इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स कि रेजिस्टेंस मेरे पास डिक्रीज हो गया। तो और यहाँ पे देख लो तो आपका एरिया डिक्रीज हो गया तो इट मीन्स के रेजिस्टेंस मेरे पास इंक्रीज हो गया। तो अब 20 एम्पियर आएगा तो 20 एम्पियर को यहाँ पे भी इक्वल रेजिस्टेंस मिल रहा है और इस वायरिंग का जो रेजिस्टेंस है वो भी इसके इक्वल हो गया। तो 10 एम्पियर इक्वल करंट आपका डिवाइड हो जाएगा, ये 20 एम्पियर में से 10 एम्पियर इस मिल जाएगा और 10 एम्पियर आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपका इसके साथ के वी एल के सी एल आप यूज़ करो तो यहाँ पे आपका 30 एम्पियर करंट आएगा। तो ये इसको 40 एम्पियर करंट अपने 40 एम्पियर करंट को ये कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, अब ब्रश थोड़ा सा जो रोटर है वो थोड़ा सा और आगे आ गया, तो क्या हो गया, अब इक्वल एरिया दोनों साइड पे आ गए। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे 20 एम्पियर करंट आपका आ रहा है तो यहाँ पे भी 20 एम्पियर आएगा क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है और यहाँ पे भी इक्वल दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ से भी 20 एम्पियर इसमें जाएगा, तो यहाँ पे आपका करंट इस वाइंडिंग में ज़ीरो हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे आ जाए तो यहाँ पे आपका एरिया इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज हो गया। यहाँ पे आपका एरिया डिक्रीज हो गया तो इट मीन्स के रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो जिसकी वजह से आपका ये 10 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा और बाकी 10 एम्पियर आपका यहाँ पे फ्लो होगा, तो 30 एम्पियर करंट आपका इसमें फ्लो होगा। सो यू विल गेट 40 एम्पियर करंट इन दिस ब्रश, पॉजिटिव ब्रश। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाने के बाद ये कम्प्लीटली 2 पे आ जाएगा, तो जब 2 पे कम्प्लीट आ जाएगा तो पूरा करंट 20 एम्पियर ये और 20 एम्पियर ये इसमें फ्लो होगा इस तरह और यहाँ पे आपके पास करंट आ जाएगा। अब फिगर को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मेरे पास डायग्राम किस तरह बनेगा। सो लेट्स से दिस इज माय टाइम एक्सिस और ये एक्सिस मेरे पास करंट का एक्सिस है। सो यहाँ पे क्या था, वाइंडिंग ए को ले लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या था, वाइंडिंग ए में 20 एम्पियर करंट था, तो 20 एम्पियर करंट वाइंडिंग ए में था, तो यहाँ पे मेरे पास 20 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर करंट था, सही है, फ्लो हो रहा था। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा रोटेशन होने के बाद यहाँ पे 10 एम्पियर करंट आ गया, तो दिस इज 10 एम्पियर, तो ये डिक्रीज हो गया 10 एम्पियर। तो उसके और आगे जाने के बाद ये यहाँ पे 0 करंट आ गया, तो ये और डिक्रीज हो गया, करंट आपका 0 हो गया। उसके बाद ये 10 एम्पियर हो गया बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपका -10 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा। अब और रोटेशन होने के बाद ये यहाँ पे 20 एम्पियर आ जाएगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस, तो यहाँ पे आपका -20 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया इस तरह और आगे फिर इस तरह फ्लो होगा। सो यहाँ पे ये आपका, सो दिस इज नॉन एज, ये जो पीरियड है मेरे पास इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम, ये जो आपका पीरियड है ये यहाँ से लेकर, पीरियड में इसलिए क्योंकि टाइम है, सो ये जो टाइम लगेगा इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन पीरियड। सो दिस पीरियड इज द कम्यूटेशन पीरियड और यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट रिवर्सल हो रहा है। सो कम्यूटेशन हम क्या किसको कहते हैं, अब उसकी तरफ आ जाते हैं, डायग्राम की तरफ। सो यहाँ पे देख लो तो ये डायग्राम हमने अभी बना दी, दिस इज कम्यूटेशन पीरियड। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, सो मेरे पास डिफिनीशन क्या था,
definition is this reversal of current in a coil as the coil passes a brush. If the coil passes a brush, then that reversal of current is known as commutation. इसको हम commutation कहते हैं. The complete reversal of current in a coil at a uniform rate. Uniform rate means कि आपके पास uniformly इस तरह decrease होगा. तो at a uniform rate as the coil passes the brush is called ideal commutation उसको कहते हैं. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर लूँ कि इस पूरे सेगमेंट को कर लूँ, मैं कैंसुलेशन कर लूँ, तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे इंसुलेशन का थिकनेस मैंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है. सो यहाँ पे तो ये करंट को इन करेगा यहाँ पे करंट. सो फॉर दिस ड्यूरेशन कोई करंट इन नहीं होगा. फिर यहाँ पे आपका करंट, तो कभी करंट आपका ज़ीरो होगा, फिर आपका इंक्रीज हो जाएगा, फिर तो आपका जो कम्यूटेशन होगा दैट्स विल बी बेड कम्यूटेशन. गुड कम्यूटेशन नहीं होगा, बेड कम्यूटेशन होगा. सही है. तो इसलिए आपने इस थिकनेस को, ये इंसुलेशन की थिकनेस को जितना कम कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट होगा. उसकी वजह से आपका जो कम्यूटेशन होगा दैट्स विल बी नियर टू आइडियल कम्यूटेशन. सो यहाँ पे देखो, द इंसुलेशन बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द कम्यूटेटर. सेकेंड पॉइंट ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर कॉइल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन ब्रश इन कांटेक्ट विद कॉपर सेगमेंट. यहाँ पे कम्यूटेटर जो होता है ये आपके कॉपर से बना होता है. सही है. तो कार्बन जब कॉपर के साथ कांटेक्ट में होता है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू आर्मेचर कोयल का जो रेजिस्टेंस है. ओके. और यू कैन से दैट द आर्मेचर कोयल रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस. अच्छा, और थर्ड पॉइंट ये है कि फॉर आइडियल कम्यूटेशन योर इंडक्टेंस शुड बी नेग्लिजिबल. आपका जो इंडक्टेंस है उसको नेग्लिजिबल, जितना कम कर सकते हो उतना बेस्ट होगा. अच्छा, इंडक्टेंस को आप किस तरह नेग्लिजिबल कर सकते हो? इंडक्टेंस का एक फार्मूला है म्यू एन स्क्वायर एल ए. तो इसको आप कम कर सकते हो बाय यूजिंग ईयर. ओके. क्योंकि म्यू ईयर के जो होता है म्यू नोट वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू आयरन. इफ़ यू यूज़ आयरन सो उसका काफ़ी ज़्यादा होता है. नंबर ऑफ टर्न्स को कम करने से आप इंडक्टेंस को कम कर सकते हो, या लेंथ को कम करने से आप इंडक्टेंस को कम कर सकते हो, या एरिया को कम करने से आप इंडक्टेंस को कम कर सकते हो. अच्छा, इंडक्टेंस को क्यों कम करने की रिक्वायरमेंट है? बिकॉज यहाँ पे फिर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा. अगर आप इंडक्टेंस को कम कर लो तो आपका एनर्जी जो होगा वो कम हो, क्योंकि ये एल जब कम हो जाए तो आपकी एनर्जी स्टोरेज इन दिस इंडक्टर विल गेट डिक्रीज. सो फॉर आइडियल कम्यूटेशन यू शुड कीप इन माइंड these 3 points. Through these 3 points you can get the ideal commutation. Okay, so in next video we will start the another topic, that is DC generator characteristics. इसमें हम सारे ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे. वो ग्राफ काफ़ी अहम है क्योंकि उसमें अक्सर MCQs आ जाते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.